आज हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुद्रा के प्रकार। आज हम जानेंगे कि मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता हूं प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें प्रश्न में मुद्रा के प्रकार लिखिए या मुद्रा का वर्गीकरण कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है ना। वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन, प्रकार यानी टाइप, कितने टाइप की मुद्रा हो सकती है। एक दोनों एक ही चीज है, उसको अलग अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे पहला है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। प्रकृति के आधार पर पहला है वास्तविक मुद्रा। किसी देश में वास्तव में जो मुद्रा प्रचलित होती है, उस देश में जो मुद्रा चल रही होती है वास्तव में, जिससे आप लेन देन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जो मुद्रा बाजार में यूज करते हैं, अपने दैनिक जीवन में लेन देन के लिए प्रयुक्त करते हैं, वही वास्तविक मुद्रा है। इस हिसाब से अगर मैं आपको उदाहरण में दूं कि कौन कौन सी मुद्रा वास्तविक मुद्रा है, तो भारत में 25 पैसे से लेकर के 2000 तक के जो नोट हैं वो वास्तविक मुद्रा है। आपकी किताब में 1000 लिखा होगा, 1000 का नोट है, लेकिन जब किताब छपी थी उस समय 1000 का नोट प्रचलित था। उसको सुधार लीजिए, अब 2000 के नोट भी आ गए हैं, है ना। तो 25 पैसे से लेकर के 2000 तक के जो नोट हैं वो वास्तविक मुद्रा है। हालांकि आजकल आप अपने दैनिक जीवन में 25 पैसे और 50 पैसे नहीं देखे होंगे। आपने बचपन में कभी 25 पैसे 50 पैसे का यूज किया था? नहीं, मैंने किया था, मेरे जमाने तक था, मतलब ठीक है। तो 25 पैसे में चॉकलेट, 50 पैसे में चॉकलेट आ जाया करते थे उस जमाने में। अब ऑफिशियली वैधानिक रूप से सरकार ने 25 पैसे 50 पैसे को बंद नहीं किया है, परंतु ना तो वो सिक्के अब बनते हैं, ढलते नहीं है, ना मार्केट में उसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के चलते भी तो आप खरीदते क्या आज की इस महंगाई के जमाने में, है ना। पहले लोग 50 रुपए या 100 रुपए में बहुत कुछ खरीद लिया करते थे। आजकल 50 रुपए और 100 रुपए में चॉकलेट मुश्किल से खरीद पाते हैं, या आइसक्रीम खाना है तो 50 रुपए का आइसक्रीम मिलता है। तो ये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के का काम लगभग खत्म हो गया। ऑफिशियली सरकार ने इसको बंद नहीं किया है। किसी के यहाँ है 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के पुराना और पेटी में रखा हुआ है? कल लेके आना, मैं सबको दिखाऊंगा, ठीक है। आपके घर में आपके पेरेंट्स जो है वो रखे होंगे, पुरानी पेटी में होगा, खुजवाना आप लोग। 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के भी हुआ करते थे, लेके आना कल, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं आप समझ गए? जो वास्तव में उस देश में प्रचलित होता है, मतलब जो नोट से खरीद बिक्री, जिस पैसे से लोग उस देश के लोग खरीद बिक्री करते हैं, वही वास्तविक मुद्रा है। कोई कंफ्यूजन है इस पे? दूसरा है हिसाब की मुद्रा।
वास्तविक मुद्रा जो प्रचलित रहती है उस देश में उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं, और हिसाब की मुद्रा जिसमें व्यापार करते समय हिसाब किताब उस मुद्रा में किया जाता है। नॉर्मली अधिकतर देशों में वास्तविक मुद्रा जो होती है वही हिसाब की मुद्रा भी होती है। मतलब अगर हमारे देश में रुपया चल रहा है तो रुपया क्या है इन दोनों में से? वास्तविक मुद्रा। लेकिन हम व्यापार करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उस समय क्या से करते हैं? वास्तविक मुद्रा से ही करते हैं, रुपये से ही व्यापार करते हैं ना। तो बहुत सारे देशों में वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा सेम होती है। जैसे हमारा देश भारत, हमारे देश की वास्तविक मुद्रा भी रुपया है और हम लोग हिसाब किताब भी मुद्रा रुपया से ही करते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनकी वास्तविक मुद्रा कुछ और होती है और वो व्यापार करते समय हिसाब किताब मुद्रा करते हैं, क्योंकि उनकी वास्तविक मुद्रा जो है वो स्थिर नहीं होती, कमी बेसी उसमें अस्थिरता बनी रहती है। इसलिए वो हिसाब वास्तविक मुद्रा से हिसाब किताब नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए किसी दूसरी मुद्रा का प्रयोग करते हैं हिसाब किताब करने के लिए। खैर दुनिया में ऐसे बहुत ही रेयर कम देश हैं जिनकी वास्तविक मुद्रा अलग है और हिसाब किताब की मुद्रा अलग है, लेकिन रहता है, ऐसा हो सकता है। इंडिया में वास्तविक मुद्रा भी सेम है और हिसाब किताब की भी मुद्रा सेम है, वही रुपया है। इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां वास्तविक मुद्रा अलग हो सकती है और हिसाब किताब की मुद्रा अलग हो सकती है कुछ एक देश ऐसे। ठीक है, मैं बताऊंगा। पहले आप समझ लो वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा में दो अंतर। एक 2 नंबर के लिए सवाल पूछ सकता है। पहला अंतर यह है कि हिसाब किताब की मुद्रा सैद्धांतिक है जबकि वास्तविक मुद्रा व्यवहारिक है। सैद्धांतिक है माने वो थियोरेटिकल है, जबकि अपने रियल लाइफ में आप जो मुद्रा यूज करते हैं वो हिसाब किताब की मुद्रा को यूज नहीं करते। हम अपने दैनिक जीवन में जिस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं वो वास्तविक मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तविक मुद्रा व्यवहारिक हो गया, जबकि हिसाब किताब की मुद्रा सैद्धांतिक। मतलब हिसाब किताब, अगर एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग हमारे देश की वास्तविक मुद्रा क्या है, लेकिन अगर हम किसी दुकान में या किसी कंपनी में खरीद बिक्री करते, वहां पर डॉलर से खरीद बिक्री करते, रुपया से नहीं करते, तो वो डॉलर क्या होती? हिसाब किताब की मुद्रा। तो हिसाब किताब की मुद्रा जो है ये सैद्धांतिक है, लेकिन वास्तविक मुद्रा नाम ही स्पष्ट है, वास्तव, रियल। तो ये मुद्रा वास्तविक मुद्रा व्यवहारिक है, ये सैद्धांतिक है। दूसरा अंतर, हिसाब किताब की मुद्रा स्थिर व स्थायी रहती है। मतलब हिसाब किताब की मुद्रा स्थिर रहती है, स्थायी रहती है, बदलाव नहीं होता जल्दी से उसमें, उसकी कीमतों में, इसलिए लोग उसमें हिसाब किताब करते हैं। वास्तविक मुद्रा में बड़ी तेजी से चेंजेस आता रहता है, उसकी कीमतें बदलती रहती हैं, इसलिए हिसाब किताब करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए वास्तविक मुद्रा में हिसाब किताब नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूं आपको कि वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब की मुद्रा में स्थिरता और अस्थिरता के मामले में, मान लीजिए वास्तविक रुपया, आज आप किसी को 100 रुपये में कोई सामान आपके पॉकेट में आ गया 100 रुपए, और अचानक इंडियन रुपीज, इंडियन करेंसी
की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में घट गई। आज 100 रुपए में आप जो चीज खरीद सकते थे, कल 100 रुपए में उस चीज को आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इंडियन रुपीज की कीमत घट गई है ना। तो अस्थिर मुद्रा है। आज 100 रुपए की कीमत वो नहीं रही जो कल थी, तो घट गई है। आप रुपया में करेंगे तो आप उस क्या करेंगे, हिसाब किताब की मुद्रा रहेगी, उसमें हिसाब किताब करेंगे, लेन देन करेंगे। लेकिन इंडियन रुपीज में उतनी अस्थिरता नहीं है। इंडियन रुपीज लगभग स्थिर है, ज्यादा कमी बेसी नहीं होती है। इसलिए भारत के रुपये वास्तविक मुद्रा भी है और भारत की हिसाब किताब की मुद्रा है। लेकिन मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जिन देशों की वास्तविक मुद्रा बड़ी तेजी से घटती बढ़ती है उसकी कीमतों में, तो व्यापारी उस वास्तविक मुद्रा से लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि हिसाब किताब की मुद्रा को अलग कोई मुद्रा रखते हैं, उससे हिसाब किताब करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। पूरे यूरोप में, यूरोप एक महाद्वीप है और पूरे यूरोप कंट्रीज बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पूरे यूरोपीय कंट्रीज मिलकर के एक मुद्रा चलाते हैं व्यापार करने के लिए, और उस मुद्रा का नाम है यूरो, है ना। यूरोपीय कंट्री व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, एक देश से दूसरे देश में लेन देन करने के लिए एक कॉमन करेंसी चलाते हैं और उसका नाम है यूरो। लेकिन उनके देश की सबकी अलग अलग मुद्रा है। जैसे इंग्लैंड आप जाओगे तो इंग्लैंड की मुद्रा है पौंड, है ना। लेकिन अगर वो दूसरे देशों के साथ, यूरोपीय कंट्री के साथ अगर वो बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, तो पौंड से नहीं करते, यूरो से करते हैं। तो उनकी वास्तविक मुद्रा हो गई पौंड और हिसाब किताब की मुद्रा हो गई यूरो। भारत की वास्तविक मुद्रा है रुपया और हिसाब किताब की मुद्रा भी है रुपया। ठीक है जी। तो मुद्रा का ये पहला वर्गीकरण है, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। नंबर 2, वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। पहला है विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य, विधि मतलब होता है नियम कानून, है ना, लॉ। और मतलब ग्रहण करना, है ना। ऐसी मुद्रा जिसको नियम अनुसार लेना ही पड़ेगा, लेने से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, उस मुद्रा को बोला जाता है विधिग्राह्य मुद्रा। भारत में अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो 25 पैसे से लेकर 2000 तक के जो नोट हैं वो विधिग्राह्य मुद्रा है। अगर आप इस पैसे को यहां से लेकर के
यहां तक के पैसे को किसी को देते हैं और कोई व्यक्ति मैं इसको नहीं लूंगा बोलता है तो जेल जाएगा। वो नियम अनुसार, विधि के अनुसार उसको ग्राह्य करना पड़ेगा। आप कहीं दुकान जाते हैं और 10 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का मैं नहीं लूंगा कोई दुकानदार बोलता है, तो आप उनसे विनती मत कीजिए भैया ले लो ना प्लीज, उस दुकान वाले ने तो दिया था तो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल निकालो, आप बोल दो भैया मैं ये वीडियो ऑन कर, रिकॉर्डिंग कैमरा ऑन किया हूं, आप बोल दो कैमरे में कि मैं 10 रुपए के सिक्के को नहीं लेता हूं, लेने से इनकार करता हूं, बोल दो। वो सीधा 6 महीने के लिए जेल जाएगा और जुर्माना भरेगा। लोगों को मालूम नहीं है, भारतीय मुद्रा को लेने से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, वो कानून के विरुद्ध होगा। लेकिन इसमें भी विधिग्राह्य मुद्रा भी 2 प्रकार के होते हैं। अब मान लो एक एग्जांपल देता हूं, आप मोबाइल खरीदने गए 20,000 रुपए का और 20,000 रुपए को आप खाली 25 पैसे के सिक्के पकड़े हैं 20,000 रुपए का। 1 रुपए के लिए कितने ठो सिक्का होगा? 1-2 बोलता है। खैर तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने सिक्का देखा ही नहीं है। 1 रुपए के लिए 4 सिक्का होगा। 25 पैसे को 4 आना भी बोलते थे पहले, 50 पैसे को 8 आना। अरे आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि 4 आना 8 आना आपने देखा है कि नहीं, वो डिटेल बताएंगे, वो रखे भी होंगे, है ना। चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर आप 20,000 रुपए किसी को पेमेंट कर रहे हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं वो, तो आपके हिसाब से कितना होगा? 2 बोरा होगा वो, 2 बोरा सिक्का होगा। 25 पैसे के सिक्के खाली रहेंगे तो, और उसको पेमेंट करने के लिए आपको एक मजदूर को बाहर कांवर लगा के ढोआ के दुकान लेना पड़ेगा, है ना। अब आप बोलोगे भैया मेरे को तो हमारे इकोनॉमिक के टीचर ने कहा था कि कोई पैसा को लेने से इनकार करता है तो जेल जाएगा। आप ये 25 पैसे के 2 बोरा सिक्का है, मैं गिन चुका हूं, 20,000 है, मेरे को मोबाइल दो, ये 20,000 रखो, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। तो आप क्या करोगे? वीडियो बनाओगे। गलत। हाँ ये सही बोला कि अगर चलो वो ले भी लिया बेचारा दुकानदार, तो एक मोबाइल को बेचा और उस 20,000 को गिनने में उसको 4 दिन लगेगा। गिनेगा तो 4 दिन लगेगा ना। 4 दिन वो शटर बंद करके पैसा ही गिनेगा, दुकानदारी नहीं करेगा। इसलिए विधिग्राह्य मुद्रा 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसी के 2 प्रकार है विधिग्राह्य के ना। नंबर 1 सीमित विधिग्राह्य मुद्रा, सीमित विधिग्राह्य और असीमित विधिग्राह्य और असीमित विधिग्राह्य। सीमित विधिग्राह्य ऐसी मुद्रा है जिसको एक लिमिट तक ही वो ले सकता है, लेना चाहे तो, लेकिन उसके बाद वो इनकार कर सकता है लेने से, और उसमें आप दबाव नहीं डाल सकते। सीमित विधिग्राह्य मतलब एक लिमिट तक उस पैसे को लेगा वो, उसके बाद लेने से इनकार कर सकता है, ये उसका अधिकार है। आप मत बोलना कि तुमको लेना ही पड़ेगा नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। वो क्या में
5 पैसे से लेके 25 पैसे तक के सिक्कों को किसी को आपको पेमेंट करना है तो 25 रुपया तक होगा। 25 रुपया तक का भुगतान आप 25 पैसे तक के सिक्कों को कर सकते हैं। 25 रुपया तक को लेने से इनकार नहीं कर सकता भारत के कानून के अनुसार। फिर से सुनो, 25 पैसे तक के सिक्कों को 25 रुपया तक आप भुगतान कर सकते हैं, उसको लेने से वो इनकार नहीं कर सकता। परंतु 25 रुपया से ज्यादा भुगतान कर रहे हैं किसी को, इन सिक्कों को, किन सिक्कों को? 25 पैसे तक के सिक्कों को, तो वो लेने से इनकार कर सकता है, कानून उसको सजा नहीं देगी। इसलिए चूंकि एक लिमिट है, 25 रुपये तक ही वो पेमेंट लेने के लिए स्वीकार कर सकता है, बाकी उससे ज्यादा पेमेंट को इनकार कर सकता है। ये जो 25 रुपया है एक लिमिट है, सीमा है, इसलिए वो सीमित विधिग्राह्य हो गया। असीमित विधिग्राह्य, भारत में 50 पैसे से लेकर के 2000 तक के जो नोट हैं उसका भुगतान आप कितना भी कीजिए, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, सामने वाला लेने से इनकार नहीं कर सकता। असीमित विधिग्राह्य मीन्स अनलिमिटेड पेमेंट आप कर सकते हैं। 10-10 रुपया का पेमेंट भी आप 1 लाख कर सकते हैं। 1 लाख 10-10 रुपया का जो सिक्का है, नोट है, वो भी 1 बोरा होगा। 1 लाख, अरे यार मैं 10-10 का नहीं लूंगा, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं कहाँ रखूंगा, अगर दुकानदार नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो असीमित विधि। 1 लाख क्या 10 लाख भी दूंगा तो लेना पड़ेगा, आप बोल सकते हैं। नहीं बोला तो आपके पास उपाय है, कैमरा मोबाइल निकालो, वीडियो, 6 महीने के लिए जेल, है ना। तो आशा है मुझे कि अब सिक्कों के मामले में कोई दुकानदार आपसे सिक्का लेने से इनकार करता है तो आप उससे बोलिएगा भैया ये असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। और हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर ने कहा है कि इस मुद्रा को लेने से अगर आप इनकार करते हैं तो 6 महीने की जेल और जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है। इसलिए आप कानून को अपने हाथ में मत लो, सिक्का को अपने हाथ में लो। ठीक है।